प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने प्रीपोजिशन काफी हद तक पढ़ लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है प्रिय विद्यार्थी प्रीपोजिशन में, टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों संबंध सूचक। ये पिछले 5 दिन से पढ़ रहे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मगर आज जो हमारा है प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन है फोर। ठीक है, फोर का हम शाब्दिक अर्थ की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो फोर का अर्थ होता है के लिए। ठीक है ना, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो फोर का मतलब होता है के लिए। अब ध्यान देना, के लिए के अर्थ में जितने भी अर्थ निकलेंगे, जो जो सेंटेंस होंगे, ऐसी कंडीशन में हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब सबसे पहले हम मतलब कोई वस्तु है, वो किसी के लिए काम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का उल्लेख करने के लिए भी हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसके अलावा किसी वस्तु की कीमत का जो बोध करना है, तो कीमत का बोध करने के लिए हमेशा फोर प्रीपोजिशन होगा। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होगी या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो फिक्स वर्ड जिसे माना जाता है, तो उन वर्डों के साथ भी हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कि प्रीपोजिशन टॉपिक हमारा ये अंतिम दौर में है, और ठीक इसके बाद में एक नया टॉपिक लेंगे, और जो बहुत ही रोचक टॉपिक होगा आगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को या विद्यार्थियों को आमंत्रित करें, ताकि हमें पढ़ाने में भी आनंद आए, और ये हमारी जो निःशुल्क शिक्षण प्रणाली है कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक आसानी से पहुंचे। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले हम फोर का जो यूज पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? उद्देश्य बताने के लिए। ठीक है, उद्देश्य बताने के अर्थ में, उद्देश्य बताने के अर्थ में फोर का यूज। ठीक है, यानी उद्देश्य बताने के अर्थ में हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा प्रिय विद्यार्थियों। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों, यू अर्न मनी। ठीक है, यू अर्न मनी खालिस्तान योर चिल्ड्रन। ठीक है, यानी यू अर्न मनी खालिस्तान योर चिल्ड्रन, यानी आप हैं जो पैसे कमाते हैं, वो पैसे अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। ठीक है ना, यानी आप अपने बच्चों के लिए पैसे या धन कमाते हैं। तो यू अर्न मनी फोर, क्या आएगा? फोर। ठीक है, यानी उद्देश्य बताने के लिए। मैंने कहा प्रकृति में हर एक क्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है, मगर यहाँ आप देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, क्या देख रहे हैं? हम फोर प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, और फोर में उद्देश्य बताने के अर्थ में हमेशा मैंने कहा फोर प्रीपोजिशन यूज होगा। उदाहरण के तौर पर हमने समझा कि यू अर्न मनी फॉर योर चिल्ड्रन, है ना, आप अपने बच्चों के लिए धन कमा रहे हो। हर एक व्यक्ति में ऐसा ही है, आपकी और हमारी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ही कमा रहा है। ठीक है, स्वयं और अपने बच्चों के लिए। तो यानी यहाँ उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो आप धन कमा रहे हो वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो। ऐसी स्थिति में हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, दूसरा है उदाहरण प्रिय विद्यार्थियों, शी इज डांसिंग। शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग खालिस्तान एंजॉय। ठीक है, शी इज खालिस्तान एंजॉय, वह नाच रही है। वह नाच रही है किसके लिए? एंजॉय के लिए। ठीक है ना, तो आएगा यहाँ प्रिय विद्यार्थियों फोर। ही इज या शी इज डांसिंग फॉर एंजॉय, यानी वह आनंद के लिए, यानी आनंद की अनुभूति के लिए वह है नाच रही है। ठीक है, कौन? वह कौन? जो नाच रही हो। ठीक है ना, तो शी इज डांसिंग फॉर एंजॉय,
वह आनंद के लिए या सुख के लिए नाच रही है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अगला अगला है प्रिय विद्यार्थियों, वो हम बात करें जैसे किसी वस्तु का या किसी वस्तु की कीमत बताने के अर्थ में हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। दूसरा लिखिए, यूजेज किसी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए, किसी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? किसी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। कैसे होगा? उदाहरण के तौर पर मैंने कहा जब भी हम सेंटेंस लेकर के चलते हैं तो सेंटेंस जैसे ही हमारे सामने आता है तो सेंटेंस के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार प्रीपोजिशन पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात है वो है कि सेंटेंस जैसे ही हमारे सामने आता है, सेंटेंस से हमें बहुत गहराई से समझ में आता है कि वास्तविक यूज है किस प्रकार से है किसी भी प्रीपोजिशन का, ठीक है ना। हाँ, किसी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों, आई वॉट अ टीवी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी क्या है? आई वॉट टीवी खालिस्तान प्रिय विद्यार्थियों 5,000 रुपीज, ठीक है। आई बॉट अ टीवी खालिस्तान 5,000 रुपीज। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ऐसा देकर के आपको कह सकता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी नीचे दिए गए रिक्त स्थान के अंतर्गत आप प्रीपोजिशन का या सही प्रीपोजिशन का यूज करो। तो आप लिखोगे प्रिय विद्यार्थी क्या आएगा? फोर। क्यों? क्योंकि कीमत का बोध कराने के लिए हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई बॉट अ टीवी फॉर 5,000 रुपीज, मैं 5,000 रुपए में टीवी लाया, या मैं 5,000 रुपए में टीवी खरीद कर लाया, ठीक है। या मैंने 5,000 रुपए में टीवी खरीदी, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने टीवी खरीदी है, वो कितने में खरीदी है? 5,000 में। तो हम क्या कर रहे हैं? टीवी की कीमत है, मूल्य है, उसका बोध करवा रहे हैं। तो मैंने कहा किसी भी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए हमेशा हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। दूसरा उदाहरण समझें, ही bought a car, he bought a car खालिस्तान 5 लाख, ठीक है। हाँ, ही बोट कार खालिस्तान 5 लाख, यानी उसने 5 लाख में कार खरीदी। तो हम लिखेंगे यहाँ किसी भी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए हमेशा प्रिय विद्यार्थियों फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। ध्यान देंगे सारे बच्चे व्हाइट बोर्ड की तरफ, और हम पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थी प्रीपोजिशन। ऐसा नहीं कई सारे बच्चे नींद देते रहते पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ जो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन आज है हमारा फोर, और फोर का मतलब के लिए, ठीक है ना। पहला हमने पढ़ा कि उद्देश्य बताने के अर्थ में फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसके जो हमने सेंटेंस थे वो बना करके देख लिए। दूसरा जो यूज है फोर का, वह है प्रिय विद्यार्थियों किसी भी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो हमने उदाहरण लिया, आई बॉट ए टीवी, यानी मैंने टीवी खरीदी फॉर 5,000 रुपीज, यानी मैंने 5,000 रुपये में टीवी खरीदी। हो सकता है उसकी साइज क्या पता नहीं, जिसने खरीदी उसको पता है। दूसरी बात है या दूसरा सेंटेंस है, उसका नेचर है, प्रकृति है, ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी फॉर 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए में। कितने में? 5 लाख रुपए में। तो यानी किसी वस्तु की कीमत का बोध कराने के लिए हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, अब ध्यान क्या देना है?
अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो यूजेज है वो लिखना है, देश की सेवा, देश की सेवा करते हुए शहीद होने के अर्थ में, देश की सेवा करते हुए शहीद होने के अर्थ में, यानी देश की सेवा करते हुए कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, यानी अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है। जैसे हमारे जो सैनिक है, सोल्जर है, वो सोल्जर सारे सारे हम जैसे आप देख रहे हो, धूप हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, में आराम से अमन चैन से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कभी कभार ऐसी स्थिति होती है, कई बार हमले होते हैं आतंकवादी, तो उस स्थिति में कई सारे सैनिक हमारे वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें हम शहीद कहते हैं। और उस शहादत को या देश की सेवा करते हुए शहीद होने के अर्थ में हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होता है, यानी उस शहादत का उल्लेख करने के लिए हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे दे सेक्रीफाइड, दे सेक्रीफाइड फॉर फॉर कंट्री, ठीक है। ठीक है, दे सेक्रीफाइड फॉर आवर कंट्री, यानी उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। यानी दूसरी अर्थ में हम कहें दे सेक्रीफाइड फॉर आवर कंट्री, यानी वे हमारे देश के लिए शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। यानी तो मैंने कहा जैसे एक शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, वो है डेड, ठीक है। डेड का मतलब होता है मरना, ठीक है। क्या होता है? मरना। डाई की सेकंड फॉर्म ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में हमेशा तीन प्रीपोजिशन होते हैं यूज, एक ऑफ, एक फॉर, ठीक है। किसी भी बीमारी से, किसी भी बीमारी से किसी की जान जाती है तो ऑफ प्रीपोजिशन, सॉरी, तीसरा होता है फ्रॉम, ठीक है। हाँ, किसी भी बीमारी से किसी की जान जाती है तो होता है ऑफ प्रीपोजिशन। किसी देश की रक्षा करते हुए किसी के प्राण न्यौछावर कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें कुछ ऐसी है, कॉमन चीजें हैं। कभी कभार कुछ ऐसी वर्ड हैं जिन्हें वर्ड के साथ में हमेशा अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं। तो उसका मैं बीच बीच में से आपको हल्का सा बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक फोर जो हमारा है वो हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे फोर का कुछ ऐसे फिक्स वर्ड है प्रिय विद्यार्थी, क्या है ये बेटा दूं, कुछ ऐसे वर्ड है फिक्स जिनके साथ में हमेशा हमेशा, यानी चाहे कैसी भी कंडीशन हो, यदि सेंटेंस में ये वर्ड हमें दिखाई दे तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। कौन कौन से फिक्स वर्ड है जिनके साथ फोर प्रीपोजिशन का यूज होता है, आइए हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, फिक्स वर्ड्स, ठीक है, यानी परमानेंट शब्द है, ठीक है। यानी ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा प्रिय विद्यार्थियों। वह कौन सा है? पहला है, पहला है प्रिय विद्यार्थियों, वह है ब्लेम। क्या है? पहला है एक नंबर ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना या लगाना। क्या होता है? ब्लेम का मतलब होता है दोष देना या लगाना, ठीक है। अब इसको उदाहरण के तौर पर हम समझे प्रिय विद्यार्थी, यानी कोई व्यक्ति किसी को दोष दे रहा है कि वह उसकी वजह से हुआ, या वह ऐसा है वह वैसा है, तो ऐसी स्थितियों को उल्लेख करने के लिए हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखें प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर देखें तो ही
ब्लेम, ठीक है। ही ब्लेम, ही ब्लेम हर, ही ब्लेम हर, इसलिए फॉर हर कंडक्ट, ठीक है। यानी ही ब्लेम फॉर हर, ही ब्लेम खालिस्तान हर, या ही ब्लेम हर फॉर हर कंडक्ट, यानी उसने उसे व्यवहार को लेकर के दोष दिया, यानी उसने उसके व्यवहार को लेकर के क्या किया, दोष लगाया। दोष देना या दोष लगाना, ब्लेमिंग, ठीक है ना। हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी को दोषी ठहराता है किसी भी परिस्थिति को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो कंडक्ट हो, व्यवहार हो, चाहे और भी कई परिस्थितियां हो, चाहे चोरी हो, कुछ भी हो, तो ब्लेमिंग या दोषारोपण करता है, तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट एक्सप्रेशन का यूज होगा। उदाहरण पर ही ब्लेम हर, यानी उसने उसे खालिस्तान हर कंडक्ट, उसने उसे दोष दिया, ठीक है। ही ब्लेम हर, यानी उसने दोष दिया उसे किसके लिए, फॉर हर कंडक्ट, उसके व्यवहार के लिए, ठीक है ना। हाँ, उसने उसे उसके व्यवहार के लिए क्या किया, दोषारोपण किया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना, दूसरा प्रिय विद्यार्थियों वो है केयर। क्या है, केयर। केयर का मतलब होता है सावधानी। क्या होता है, सावधानी रखना, या होता है देखभाल करना। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, या होता है देखभाल करना। अब ध्यान देना, केयर के साथ हमेशा हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। किन किन परिस्थितियों में, अब देखें प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर हम देखें, उदाहरण के तौर पर देखें तो ही डज नॉट केयर फॉर मी, यानी उसने मेरी देखभाल नहीं की, उसने मेरी देखभाल नहीं की। तो यहाँ जो केयर वर्ड आया है, इस केयर के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। ही डज नॉट केयर फॉर मी या फॉर हर, उसने उसकी देखभाल नहीं की, ठीक है ना। यहाँ फॉर हर कह सकते हो, या हाँ, ये हर किसके लिए आया, ये किसी गर्ल्स के लिए, स्त्रीलिंग के लिए आया। ही डज नॉट केयर फॉर हर, यानी उसने उसकी देखभाल नहीं की, किसकी, हो सकता है उसके पास छोटी बच्ची हो सकता है कोई उसके, हाँ, इससे हर, ये इससे उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये जो हर है ये पॉजिटिव जो केस है वो आता है किसका, स्त्रीलिंग का, ठीक है ना। हाँ, यदि यहाँ पुरुष के लिए उल्लेख होता तो हिज जाता, क्या आता है विद्यार्थियों, हिज जाता, ठीक है। हाँ, तो ही डज नॉट केयर फॉर हर, यानी उसने उसकी देखभाल नहीं की। कहने का मतलब है कि केयर जहां भी वर्ड आएगा, केयर के साथ हमेशा फिक्स है कि फॉर प्रीपोजिशन यूज होगा। अब अगला है प्रिय विद्यार्थी, वो है सूटेबल। क्या है, SUTAIBLE, ठीक है ना। सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त लगना। क्या होता है, उपयुक्त लगना, ठीक है। अनुकूल भी कह सकते हैं, अनुकूल लगना या उपयुक्त लगना। ज्यादातर सूटेबल का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है उपयुक्त लगना, ठीक है। तो सूटेबल वर्ड के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। जिस किसी विद्यार्थी को कहीं समझ में नहीं आए तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों, ही इज सुटेबल फॉर हिज पोस्ट, ठीक है। यानी वह उस पद के लिए क्या है, उपयुक्त है। ही सुटेबल फॉर हिज पोस्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं सुटेबल के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। हम फिक्स वर्ड का यूजेज पढ़ रहे हैं, किसका, फॉर का। फॉर के जो फिक्स वर्ड हैं उसके यूजेज हम पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर ही सुटेबल फॉर हिज पोस्ट, यानी वह अपने पद के लिए उपयुक्त है। क्या है, उपयुक्त है। क्यों, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी योग्यता है, वो उसी पद के लायक है। तो ही इज सुटेबल फॉर हिज पोस्ट, यानी वह उस पद के लिए क्या है, उपयुक्त है। यहां तक कोई दिक्कत।
अब जो क्वालिफाइड है, ठीक है, वर्ड है प्रिय विद्यार्थियों, वह है क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों योग्यता बताना। ठीक है, क्या है? योग्यता। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? योग्यता। जो क्वालिफाई वर्ड है इसके साथ हमेशा प्रिय विद्यार्थी हमेशा हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये फिक्स वर्ड है, ठीक है, इसके साथ चेंजेस नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे कंडीशन कोई भी हो। लेकिन ये वर्ड यदि भी सेंटेंस में दिखाई दे और आपको कहा जाए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा क्या यूज करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन का यूज होंगे, योग्यता बताना। ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान देना, उदाहरण के तौर पर हम देखें, से महेश इज क्वालिफाइड फॉर MBA। ठीक है, MBA, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान देना, MBA। अब महेश इज क्वालिफाइड फॉर MBA, यानी MBA उसकी क्या है? योग्यता है, एबिलिटी है, यानी क्वालिफिकेशन है। यानी क्वालिफिकेशन बताने के लिए या क्वालिफाइड बताने के लिए हमेशा क्वालिफाइड वर्ड के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो ये हमारा जो फॉर प्रीपोजिशन है ये यहाँ क्या है? करेक्ट प्रीपोजिशन है। अगला है प्रिय विद्यार्थियों SEA, क्या है? SEARCH, सर्च। सर्च का मतलब होता है खोज करना। क्या होता है? खोज करना। कहीं भी सेंटेंस में आपको प्रिय विद्यार्थियों खोज या सर्च वर्ड दिखाई दे तो सर्च के लिए हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? खोज या फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे ही इज सर्चिंग खालिस्तान यू, यानी वह आपके लिए ढूंढ रहा है। खोजना या ढूंढना एक ही बात है। ही इज सर्चिंग फॉर यू, वह आपके लिए क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ आपके लिए जरूर ढूंढ रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो ही इज सर्चिंग फॉर यू, तो ये जो फॉर है प्रीपोजिशन, ये किसके साथ? सर्च वर्ड के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे लिखते हैं। कुछ ऐसे फिक्स वर्ड और भी हैं जिनके साथ हमेशा हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। कौन कौन से, आइए देखते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रिय विद्यार्थियों, टेस्ट। क्या है? वर्ड है हमारा, वो है टेस्ट। क्या है? टेस्ट का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों रुचि या स्वाद। क्या होता है? रुचि या स्वाद, है ना? कभी कभार आप जैसे खट्टा नींबू खाते हो तो लगता है ना सा, वो स्वाद खट्टा है। क्या है? स्वाद खट्टा है ना? आपको जो लोमड़ी वाली कहानी है आपने सुनी होगी, है ना? द हंग्री फॉक्स। Once upon a time there was a fox. He was very hungry. One day he was went to here and there in the forest. ठीक है ना? हाँ, फिर उसने जो रोटी का टुकड़ा देखा, बार बार कूदी। कूदने के बाद में उसको लगा कि ये तो पकड़ में नहीं आती, तो उसने कहा ग्रेप्स आर वेरी श्योर, हाँ अंगूर खट्टे हैं। वो मुहावरा है, उसके बाद में आपको पता हो तो जो टेस्ट है, रुचि है, रुचि या टेस्ट के साथ में हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? उदाहरण के तौर पर ही टेस्टेड खालिस्तान लेमन। ठीक है, ही टेस्टेड खालिस्तान लेमन, ही टेस्टेड फॉर लेमन, यानी वह नींबू का स्वाद ले रहा है। क्या ले रहा है? नींबू का स्वाद ले रहा है। ठीक है, हाँ,
तो ऐसी स्थिति में हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। टेस्ट वर्ब है, इसके साथ हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगला प्रिय विद्यार्थियों वो है यूजफुल। एक वर्ड है यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों उपयोगी या उपयोग में लेना, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो यूजफुल है इस वर्ड के साथ हमेशा हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। कैसे? जैसे प्रिय विद्यार्थियों उदाहरण के तौर पर द बुक इज यूजफुल। द बुक इज यूजफुल खालिस्तान यू, यानी ये बुक है या ये पुस्तक है ये आपके लिए क्या है? उपयोगी है। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगा? फोर आएगा। कहने का मतलब हुआ यूजफुल वर्ड के साथ हमेशा हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसमें से किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हम एक वर्ड एक एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने पेश आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये चीजें समझ में आती होगी, क्योंकि एग्जाम्पल के मार्फत ही सारी चीजें क्लियर होती है, ठीक है ना। हाँ, बिना एग्जाम्पल आपको कितना भी पढ़ाएं लेकिन एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको पता नहीं होगा कि इसका यूजेज है होता कैसे, ठीक है। अब जो अगला है प्रिय विद्यार्थियों, अगला है प्रिय विद्यार्थियों वो है वर्ड वेट। क्या है? वेट, WAIT। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। क्या होता है? इंतजार करना। अब इस वेट वर्ड के साथ हमेशा हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होता है। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी देखा जाए तो जैसे दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग खालिस्तान यू, ठीक है। तो यहाँ आएगा फोर। दे आर वेटिंग फॉर यू, वे आपका क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। कहीं जाना है और आपको साथ में लेकर के जाना चाहते हैं, इसलिए वो रास्ते में ही आपका क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं बीच मैदान में, ठीक है ना। तो दे आर वेटिंग फॉर यू, यानी वे आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये वो जाने और आप जानो। लेकिन सेंटेंस इस प्रकार है कि दे आर वेटिंग फॉर यू। कहने का मतलब है कि जो वेट शब्द है इस वेट के साथ साथ हमेशा हमेशा फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब जो हमारा प्रीपोजिशन है प्रिय विद्यार्थी ये अंतिम स्टेज में चल रहा है ना। हाँ, इसके ठीक बाद प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे अगला और टॉपिक है। वो टॉपिक बेहतरीन ढूंढने के कोई या तो नरेशन लेंगे या वॉइस लेंगे या डिटरमाइनर लेंगे या मॉडल लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये कुछ न कुछ बढ़िया से टॉपिक हम लेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों फोर। यहाँ तक कोई डाउट? तो जो फोर प्रीपोजिशन है हमारा ये फोर प्रीपोजिशन में पूरा हो जाता है। अगला जो प्रीपोजिशन है वह हम लेते हैं एक छोटा सा प्रीपोजिशन जिसका नाम है बिटवीन, ठीक है। क्या है? एक है बिटवीन, दूसरा है अमंग, ठीक है। और अमंग और बिटवीन जो प्रीपोजिशन ये लगभग एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे खासे इंपोर्टेंट है और इसका यूजेज हम पढ़ेंगे। छोटा छोटा यूज है लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रिय विद्यार्थियों। क्या हेडिंग डालेंगे? क्या डालेंगे प्रिय विद्यार्थियों? बिटवीन, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में। अब ध्यान दीजिए एक वर्ड है वो है बिटवीन। क्या है? एक वर्ड है प्रिय विद्यार्थियों बिटवीन, ठीक है। इसका भी मतलब के बीच में होता है। एक होता है अमंग, ठीक है। इस अमंग का मतलब भी के बीच में होता है। तो देखिए एक कॉमन चीज है प्रिय विद्यार्थियों कि जब दोनों का मतलब के बीच में होता है, क्या के बीच में, तो इन दोनों में फर्क क्या है? आइए समझते हैं प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों में फर्क क्या है। जब भी कभी प्रिय विद्यार्थियों क्या दो के बीच में, ठीक है, दो के बीच में
कहाँ दो के बीच में तुलना हो रही होती है, यानी दो के बीच में तीसरे को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या लगेगा, बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को पूरे समूह में से श्रेष्ठ बताया जाता है, किसमें से, पूरे समूह में से, ठीक है, समूह में से, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी समूह में से या किसी ग्रुप में से बेस्ट बताया जाता है, बेस्ट या श्रेष्ठ बताया जाता है, या समूह में से उसकी तुलना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन का यूज होगा, वह होगा अमंग, AMONG। ठीक है, किसका होगा, अमंग का। ठीक है, अब ध्यान देना, एक होता है, एक और वर्ड आता है अमंग के साथ साथ में, अमंगस्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, जिस समूह के अंतर्गत आप तुलना कर रहे हो और वहां प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन जिसके पहले भर रहे हो, जिस नाउन से पहले प्रीपोजिशन ला रहे हो, उस नाउन का यदि फर्स्ट लेटर है वो कोई क्या है, वो प्रिय विद्यार्थियों वोवेल्स है, क्या है, वोवेल्स या स्वर है, तो रिक्त स्थान में हमेशा अमंग की जगह अमंगस्ट प्रीपोजिशन आएगा, और नहीं तो हमेशा हमेशा अमंग प्रीपोजिशन यूज होगा। कब, जब किसी की तुलना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी समूह में से की जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में अमंग प्रीपोजिशन आता है। लेकिन स्पेस के बाद में जो नाउन है, जिससे पहले आप प्रीपोजिशन बिठाना चाहते हो, रखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो यदि किसी वोवेल्स को शो कर रहा है, यानी किसी स्वर से शुरू हो रही है, चाहे उसका उच्चारण हो, चाहे वो इंग्लिश का लेटर हो, तो ऐसी स्थिति में वहां हमेशा अमंगस्ट प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी विद्यार्थी को? अब हम पढ़ते हैं कि कैसे यूज होगा इसका बिटवीन और अमंग का। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है के बीच में, एक बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, और अमंग का मतलब होता है समूह के बीच में, यानी दो से अधिक के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत? तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो के, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में श्रेष्ठ, क्या दो के बीच में श्रेष्ठ बताने के अर्थ में। ठीक है, यानी बिटवीन का प्रयोग है वो दो के बीच में किसी को श्रेष्ठ बता रहे हो, या दो के बीच में किसी की तुलना कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, देयर इज अ बॉय, ठीक है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय सिटिंग, सिटिंग खालिस्तान द मोहन एंड सोहन। ठीक है, देयर इज ए बॉय सिटिंग खालिस्तान द मोहन एंड सोहन, यानी ये लड़का है और मोहन और सोहन के बीच में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? बीच में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बिटवीन, क्या आएगा प्रीपोजिशन? बिटवीन, यानी जिस लड़के की चर्चा कर रहा है उस लड़के का उल्लेख करते हुए कहता है कि यह लड़का, देयर इज ए बॉय, कौन सा लड़का जिसकी वह चर्चा कर रहा है? सिटिंग, सिटिंग बिटवीन द मोहन एंड सोहन, यानी मोहन और सोहन के बीच में बैठा हुआ है। किसके बीच में? मोहन और सोहन के बीच में। ठीक है, देयर इज ए बॉय सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। ठीक है, हाँ, यहाँ द नहीं आएगा, ध्यान रखना, मोहन एंड सोहन, देयर इज ए बॉय सिटिंग बिटवीन द मोहन एंड सोहन। यहां तक किसी को दिक्कत? यानी किसी दो के बीच में किसी का उल्लेख कर रहा है, किसी की तुलना कर रहा है, किसी को यथार्थ बताने का प्रयास करता है, तो हमेशा हमेशा बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत कोई? अब अगला है प्रिय विद्यार्थियों, वो है अमंग। ठीक है, अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। ठीक है, अमंग का भी मतलब होता है
के बीच में, लेकिन के बीच में का मतलब होता है, के बीच के मतलब होता है यदि समूह, कहाँ होती, समूह से तुलना, यानी किसी भी समूह से किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना करते हो तो ऐसे हमेशा अमंग प्रीपोजिशन का यूज होगा। कैसे, देयर इज ए ट्रॉफी, ठीक है, देयर इज ए ट्रॉफी या देयर इज ए चॉकलेट, चॉकलेट, ठीक है, देयर इज ए चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट, क्या, देयर इज ए चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट खालिस्तान द होल क्लास, ठीक है, यानी ये जो चॉकलेट है ये पूरी क्लास के अंतर्गत आपको क्या करना है, बांटना है, तो आप आएगा क्या आएगा, अमंग, ठीक है, देयर इज ए चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द होल क्लास, यानी ये जो चॉकलेट है ये पूरी क्लास के अंतर्गत आपको बांटना है, यानी किसी समूह का उल्लेख करने के लिए हमेशा अमंग प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे दूसरा है माया इज सिटिंग खालिस्तान, माया इज सिटिंग खालिस्तान द ऑल बॉयज, ठीक है, यानी जो माया है वह सभी लड़कों के बीच में बैठी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए अमंग प्रीपोजिशन का यूज होगा, माया इज सिटिंग अमंग द ऑल बॉयज या ऑल स्टूडेंट, ठीक है, यानी माया है वो सभी लड़कों के बीच में बैठी हुई है, ठीक है, ये माया का जरूरी नहीं है, कोई भी लड़का है किसी लड़कियों के बीच में बैठा है या कहीं भी बैठा है किसी ग्रुप के बीच में बैठा है, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हमेशा अमंग प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो ये जो बिटवीन और अमंग था इसका मतलब होता है के बीच में, ठीक है, तो फॉर भी हो गया और बिटवीन और अमंग हो गया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी, वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन, क्या पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, फ्रॉम हमने पढ़ लिया था कल, अब हम पढ़ेंगे ऑफ प्रीपोजिशन, क्या पढ़ेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन के काफी सेंटेंस आपको दिखा देंगे, ऑफ भी काफी लंबा है, ऑफ के साथ साथ में हम पढ़ेंगे विथ का मतलब है के साथ में, और उसके बाद में 2-3 प्रीपोजिशन छोटे छोटे और बचे हैं, और फिर ये हमारा प्रीपोजिशन जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां तक प्रीपोजिशन में आज हमने पढ़ा, वो पढ़ा फॉर, बिटवीन और अमंग, ठीक है। बिटवीन का प्रयोग मैंने कहा कि यदि किसी के बीच किसी वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख करना चाहते हो किसी के बीच में से, और वो दो वस्तुओं के बीच में से है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए बिटवीन, और यदि पूरे समूह के बीच में किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हो तो ऐसी स्थिति हमेशा अमंग प्रीपोजिशन का यूज होगा। दूसरा मैंने कहा अमंगस्ट एक आता है, ठीक है ना, अमंगस्ट हमेशा जिस प्रीपोजिशन के बीच में नाउन से पहले प्रीपोजिशन लाना चाहते हैं, उस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो यदि वोवेल से शुरू होता है तो ऐसी स्थिति हमेशा अमंगस्ट प्रीपोजिशन होता है, नहीं तो अमंग प्रीपोजिशन ही आएगा, कब, समूह की स्थिति हो तो, ठीक है। और फॉर के प्रयोग हमने काफी सारे पढ़े, तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। अब से क्लासें सारी लगाने का प्रयास करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनरोल होकर के निःशुल्क शिक्षण प्रणाली के लाभ लें। आज की क्लास में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।